अच्छी सेहत सिर्फ परमात्मा का वरदान ही नहीं है, हमारे द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों का भी फल है। अच्छी सेहत पाने के लिए हमारी इच्छा करना या भगवान से प्रार्थना करना ही काफ़ी नहीं है। उसके लिए हमें अपने जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन करने होंगे और हमें स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सजग होना पड़ेगा। टोटल हेल्थ, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं। जब तक हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहता है, हम अपने आप को स्वस्थ नहीं कर सकते। इसी चंद बातों पर आज का हमारा ये पॉडकास्ट आधारित है। हमारा आज का वीडियो का सब्जेक्ट है कि लंबी आयु 100 साल तक की उम्र, सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी को कैसे प्राप्त करें, कैसे हासिल करें। ये सिर्फ सपना ही नहीं, हकीकत भी हो सकता है। अभी कुछ वर्षों तक हम लोग मान के चलते थे कि हिंदुस्तान में अगर किन्हीं की आयु 60-70 साल हो गई तो वो काफ़ी है। मगर अभी दुनिया के कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ पर आम लोगों की आयु 100-120 साल तक है और वो सक्रिय हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम जिक्र करेंगे ऐसे मुल्कों का, ऐसी जगहों का जहाँ पर जीवन शैली को सकारात्मक ढंग से लागू करके वो लोग कैसे 120 साल जीते हैं। वहाँ पर कितने साइंटिस्ट उस जगह पर रख के उनकी जीवन शैली को अध्ययन किया है और इस आयु को लंबा करने में हमारी योग की क्या भूमिका है। इसी योगा में और हमारे जापान के एक टापू के जीवन शैली में क्या खास बात है, उसी पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर AK गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जान है तो जहान है। तो लंबी आयु के क्या क्या सूत्र हो सकते हैं, इसकी बात करने के पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे जीवन शैली में क्या क्या दोष है। जब तक हम अपने जीवन शैली के दोष को नहीं जानेंगे तब तक उसको ठीक करने की चाहत नहीं होगी या ठीक करने में हमको उतनी सफलता नहीं मिल सकती। हमारी जीवन शैली में किसी चीज़ की अनुशासन नहीं है। हमारे सोने जगने का समय निश्चित नहीं है। हमारा खाना खाने का समय निश्चित नहीं है। ज़्यादातर लोग फास्ट ईटर हैं, बहुत अपने जल्दी खाना खाते हैं। हमारे जो जीवन शैली की खास बात है, ज़्यादातर लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बिताते हैं, मतलब कि सक्रिय नहीं है। ज़्यादातर वो लोग आराम करते हैं या कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं। और इसके अलावा बहुत लोगों को जाने अनजाने में तंबाकू, सिगरेट और शराब की, अल्कोहल की आदत लग गई है। तो हम लोगों ने जो हमारी जीवन शैली इतना दोषपूर्ण है, तो इस जीवन शैली से हमें लंबी उम्र की आयु नहीं हो सकती है प्राप्त और हमें अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं मिल सकता है। अब आइए हम बात करते हैं जापान देश की, उस स्थान की जो सारी दुनिया में मशहूर है अपने सेंटिनेरियन पॉपुलेशन के लिए। मतलब इस जगह पर आम लोगों की उम्र 100+ है। 110-120 साल की उम्र के लोग इस टापू में प्रायः लोग की उम्र होती। और इस टापू का नाम है ओकिनावा। इस तरह के टापू जहाँ पर लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा है, इसको जापानी भाषा में या दुनिया के लोगों ने ब्लू जोन भी कहा है। जापान में इस तरह के 5 टापू हैं, लेकिन सबसे मशहूर टापू है ओकिनावा, जिसका मैं जिक्र करूं। तो आइए आप मेरे साथ चले ओकिनावा और मैं आपको दिखलाता हूं कि उनकी जीवन शैली में क्या खास बात है जो उनको लंबी आयु का वरदान मिला है। जापान की ओकिनावा टापू सारी दुनिया में इतना मशहूर है कि बहुत सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट, राइटर लोगों ने वहाँ पर जाके 3 महीने 6 महीने रह करके उनके जीवन शैली को अध्ययन किया है। कुछ लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं, कुछ लोगों ने उस पर पुस्तकें भी लिखी। डॉक्टर H. गार्सिया ने वहाँ समय बिता कर अपनी किताब लिखी, हाउ टू लिव ए हैप्पी एंड
लॉन्गर लाइफ, वो ओकिनावा की जीवन शैली पर आधारित है। उनकी जीवन शैली, जापान की ओकिनावा की जीवन शैली एक फिलॉसफी पर आधारित है, एक उनका दर्शन या उनका कल्चर है। इस दर्शन का नाम है इकिगाई। इकिगाई जापानी शब्द है। इसका मतलब होता है सक्रिय रहना और खुश रहना। ये उनकी कल्चर का मुख्य बिंदु है और इसी सक्रिय और खुश रहने के फिलॉसफी के इर्द गिर्द उनकी जीवन शैली आधारित है। इकिगाई का एक और मतलब है जीवन का उद्देश्य। ये जापानी लोगों का होता है कि आप अगली सुबह क्यों उठना चाहते हैं, आप अगली सुबह जिंदा क्यों रहना चाहते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, लेकिन जापानी लोग के ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगली सुबह आप क्यों उठना चाहते हैं और आपके जीवन का गोल क्या है। और तो पूरी कम शब्दों में मैं कहूँ, सारांश में कहूँ तो उनका जीवन का उद्देश्य है सक्रिय रहना और खुश रहना। सक्रिय रहने में उम्र की कोई सीमा नहीं है। उन लोगों का कॉन्सेप्ट है, उन लोगों की विचारधारा है कि जब तक जीवित हैं तब तक हमें सक्रिय करना है। और वो कैसे सक्रिय रहते हैं मैं आपको अभी कुछ ही मिनटों में बतलाऊंगा। इस फिलॉसफी को लेकर के तो आए देखें कि कैसे वो सक्रिय रहते हैं। वो जापान की एक महिला है जिनकी उम्र लगभग 100 साल के ऊपर है। वो एक स्टोर में काम करती हैं और अभी भी वो स्टोर में सर्विस करती हैं, पैसे कमाती हैं और बर्थडे हर साल आप मनाती हैं। और उनकी बर्थडे पर होती है कि कामना कि मैं हर साल अगले साल भी अपना बर्थडे मनाऊं तो एक्टिव रहूं। ओकिनावा एक ग्रामीण क्षेत्र है, एक छोटा सा प्रदेश है जो समंदर के किनारे और पहाड़ों के बीच में। वहाँ पर लोगों का मुख्य काम खेती बाड़ी है। उनकी जीवन शैली में वो लोग सुबह तैयार होकर के सारे मर्द औरत खेत में जाते हैं। वहाँ लेबर कोई नहीं है जो खेत में काम करता है। उसकी औरत मर्द खुद लोग खेत में काम करते हैं और शाम में आने के बाद लोग अपने जेंट्स लोग एक जगह मोहल्ले में बैठ कर चौपा लगा के आपस में गपशप करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, हंसी खुशी है, हंसते बोलते हैं। इन लोगों का संबंध आपस में इतना अच्छा है कि अगर उनके लेन में, उनके मोहल्ले में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, तो उस घर के मुखिया को कोई परेशानी नहीं झेलनी है। अगल बगल के लोग, उनका दायित्व होता है कि उसके मरीज को अस्पताल में लेके जाएं, उपचार कराएं, जो खर्च भी हो तो उसका वहन वही लोग करते हैं। ये आपस में उन लोगों के तालमेल है। तीसरी चीज़ है कि वो जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अनजान हो चाहे परिचित हो, वो लोग हंस के उसको ग्रीट करते हैं। आपने कितनी बार फिल्मों में भी देखा होगा कि जापानी लोगों की परंपरा है, जब भी किसी का अभिवादन करते हैं तो वो अपना कमर से झुक के अभिवादन करते हैं। छोटी से छोटी बात पर धन्यवाद देना, ग्रेटिट्यूड का होना उनकी कल्चर की खास बात है। एक्टिविटी में दूसरा जो उनके साथ रूटीन है, वो लोग अहले सुबह उठ करके घर से बाहर जाते हैं। उनका नाम है फॉरेस्ट बाथ। उनके इर्द गिर्द काफ़ी छोटे छोटे जंगल हैं। जंगल में स्नान करना, इसका मतलब होता है कुछ समय अहले सुबह 4 से 6 के बीच में आप नेचर के साथ समय बिताएं। आप जब टहलते हैं तो हवा का स्पर्श होता है, वो अच्छी हवा, ताज़ी हवा सांस लेते हैं। पत्तियों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, पक्षियों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, नदियाँ जब चलती हैं उनकी आवाज़ सुनती पड़ती है। ये 1 घंटा नेचर में समय बिताना बहुत ही लाभदायक है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य रहने के लिए और प्रसन्न रहने के लिए। ये वहाँ के कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है जिसको फॉरेस्ट बाथ कहते हैं। उसको हम लोग अगर सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग सनराइज के पहले टहल के अगर ले तो इसका आनंद हम लोग भी उठा सकते हैं। और वो लोग
आधे घंटे में टहलने में बिलीव नहीं करते, सारा दिन सक्रिय रहते हैं। अंदाज़ा कीजिए जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करेगा वो ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव है और एक्टिविटी उनके जीवन का मूल मंत्र है। अब आइए एक तरफ देखते हैं उनके खाने पीने का ढंग हमारे खाने पीने से कैसे भिन्न है। खाने पीने में उनकी खास बात है कि वो अपने खेत के उपजे हुए अनाज या फल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनको मछलियाँ भी काफ़ी आसानी मिलती हैं। खाने पीने में अगर उनकी प्लेट को एग्जामिन करेंगे तो लगभग 42% उनके खाने का हिस्सा है शकरकंद, जिसको स्वीट पोटैटो अंग्रेजी में कहते हैं, देहाती भाषा में अलुआ कहते हैं। हमारे यहाँ अलुआ को बहुत कम ही लोग खाते होंगे, जानवरों को लोग खिलाते हैं या बहुत गरीब लोग खाते हैं, लेकिन अलुआ उनके खाने का एक स्टेपल फूड। 42% ऑफ द टोटल प्लेट। 12% वो लोग अनाज करते हैं, गेहूँ और रोटी का इस्तेमाल करते हैं। उनके यहाँ अनाज की पैदावार कम होती है। सब्जी की मात्रा लगभग 40 to 50% उनके प्लेट में होती है। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जब भी खाना खाते हैं फ्रेश फूड, ताज़े खाना खाने की उनकी परंपरा। खाना बना और आधे घंटे के अंदर सब लोग खा लिए। और चूँकि ताज़े खाने से हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है ज़्यादा। अगर हम लोग बासी खाना खाएंगे तो वो खाने से वो ऊर्जा हमको नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़ है कि खाना बनाने का ढंग उनका अलग है। वो लोग फ्राई वाले आइटम में खाना नहीं पसंद करते हैं। ज़्यादातर उनको खाना सेक करके या स्टीम से या ग्रिल करके, फ्राई करने की कुछ नौबत आई तो पैन में हल्के फुल्के तेल दे के बनाते हैं। वो हम लोग के यहाँ जो काफ़ी डीप होती है अपनी कढ़ाई, डीप फ्राई के लिए वो उनके यहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। तीसरी चीज़ कि वो लोग स्लो में विश्वास करते हैं, धीमी आंच पर खाना बनाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं। फास्ट रहना, फास्ट तेज़ी से खाना उनकी जीवन शैली का हिस्सा नहीं है। देखा गया है कि जो लोग धीरे धीरे खाना खाते हैं वो लोग मोटे नहीं होते हैं, खाना पचने में आसानी होती है। तो ये चीज़ उनके खाने का। और एक मुख्य बात है, वो लोग भरपेट खाना कभी भी नहीं खाते। उनके प्लेट की साइज छोटी होती है। उनके यहाँ एक कल्चर है कि 80% ऑफ योर एपिटाइट के, जितनी भूख लगी है उसका 80% ही खाइए, 20% छोड़ दीजिए गैस वगैरह के लिए, पानी वाने के लिए। हमारी परंपरा में हम लोग जब भी खाते हैं तो भरपेट खाते हैं, ठूस ठूस के खाते हैं। ये बातें उनसे हमें सीखनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ है कि उनके आपसी रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ है कि वो लोग शिकवा शिकायत किसी से नहीं करते। पॉजिटिव एटीट्यूड को लोग आदमी है, एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, एक दूसरे को थैंक्स देते हैं। ग्रेटिट्यूड करना उनकी अपना कल्चर का आदत। इस तरह उनके लाइफ स्टाइल में अगर हम लोग देखें तो बहुत कुछ बातें हमको सीखने की है। जापान की और ख़ास तौर से ओकिनावा की जीवन शैली में एक दो महत्वपूर्ण बातें और हैं कि वो लोग रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग कराने में, रेगुलर हेल्थ की जांच कराने में पीछे नहीं रहते हैं। देखा गया है कि ओकिनावा के लोग और जापान के लोग एक साल में 12 विजिट अस्पतालों में या डॉक्टरों में जाते हैं, बीमार होने पर नहीं, जब वो अपरेंटली ठीक होते हैं, ये जानने के लिए कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, कोई किसी तरह की व्याधि या बीमारी उनके शरीर में पनप रही है कि नहीं। हमारे देश में डॉक्टरों के पास अस्पतालों में लोग उस समय जाते हैं जब बीमार पड़ते हैं। रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट की परंपरा हमारे देश में बहुत कम है, या यूँ कहें स्वास्थ्य के प्रति हम लोग उतने जागरूक नहीं हैं। आप देखेंगे कि अभी तक जो बातें मैंने जीवन शैली में बताई उसका मूल मंत्र था कि उनका लाइफ स्टाइल डिसिप्लिन्ड है, वो लोग नेचुरल खाना खाते हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक हैं। और सबसे मूल मंत्र है उनका पूरे जीवन शैली का सक्रिय रहना और खुश रहना उनके इकिगाई फिलॉसफी का मूल मंत्र है। और यही मूल मंत्र वो हम लोगों को सीखना चाहिए। जो लोग भी सक्रिय रहेंगे राउंड द क्लॉक और हमेशा अधिक से अधिक समय तक और पौष्टिक शाकाहारी खाना खाएंगे ज़्यादा, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेंगे और लंबी आयु का वरदान मिलेगा। और ये तो बातें मैंने जापान की बताई। हमारे भारतवर्ष में योग की विद्या 5000 वर्षों से विद्यमान है। बहुत कुछ हम लोगों ने योग के बारे में सुना है, आसन के बारे में, प्राणायाम के बारे में, ध्यान के बारे में,
मगर आज की इस वीडियो में मैं एक नई चर्चा करूंगा जो शायद आप लोग में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते। जहाँ तक सांस लेने की बात है, प्राणायाम की बात है, हम समझते हैं शायद ही कोई हिंदुस्तानी इस शब्द से वाकिफ़ नहीं होगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम करना, ये लगभग सभी लोग जान गए हैं। प्राणायाम के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि प्राणायाम में सबसे ज़रूरी बात है सांस को गहरी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग सबसे पहला मंत्र है, स्लो एंड डीप। हम लोग ज़्यादातर हम में से लोग रैपिड ब्रीदर हैं, हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेने के आदी हैं और ख़ास तौर से जब हमें मानसिक तनाव होता है या हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सांस की रफ्तार बढ़ती है। ये अध्ययन से सभी लोगों को मालूम है कि जो जानवर 1 मिनट में कम सांस लेता है उसकी आयु लंबी होती है। जैसे अजगर, सांप, घड़ियाल और क्रोकोडाइल, कछुआ, इन लोगों की आयु बहुत लंबी। ये लोग 1 मिनट में 1 या 2 से 3 बार सांस लेते हैं। मनुष्य 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। और कुत्ता बहुत रैपिड अपने ब्रीदर है। कुत्ता को आपने देखा होगा, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो ये योग के बाद और ये साइंटिफिकली साबित हो चुका है कि जो भी व्यक्ति या जानवर जल्दी जल्दी सांस लेंगे उनकी आयु कम होगी, क्षीण होगी। जो धीरे धीरे गहरी और लंबी सांस लेंगे उनकी आयु लंबी होगी। इसी फैक्ट को एक्सपेरिमेंट करके एक अध्ययन कैलिफोर्निया में हुआ जिसको एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम है ब्लैकबर्न, उन्होंने डीप और स्लो ब्रीदिंग, प्राणायाम और मेडिटेशन का अध्ययन उन्होंने किया और प्रतिदिन 12 मिनट का अभ्यास उन्होंने एक अपने ग्रुप से अपने करवाया 8 हफ्ते तक, और इसका देखा कि इस पर का क्या असर होता है। उनका इंटरेस्ट जीन में था जिसको डीएनए बोलते हैं। डीएनए बनता है जिस चीज़ से, उसका नाम है क्रोमोजोम, आप जानते होंगे। और क्रोमोजोम के अंत में एक टोपी लगी रहती है, कैप, और इसको बोलते हैं टेलोमियर। और जिस एंजाइम से ये संचालित होता है उसका नाम है टेलोमेरेज। उन्होंने 8 सप्ताह के अध्ययन के बाद पाया कि जिन लोगों ने लंबी और गहरी सांस रोज लगभग 12 मिनट तक का अभ्यास किया, उनमें टेलोमेरेज की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई, जो एक तरह का एंजाइम है जो उस कैप की रचना को इंटैक्ट रखता है, डैमेज होने से बचाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है टेलोमेरेज की साइज घटती है, एंजाइम की एक्टिविटी घटती है, हमारी उम्र घटती जाती है। अगर टेलोमेरेज की साइज ठीक रहे, वो एंजाइम सक्रिय हो, तो हमारी उम्र लंबी हो सकती है। उन्होंने साबित किया कि सही ढंग से प्राणायाम को किया जाए एटलीस्ट 12 मिनट प्रतिदिन, तो हमारा डीएनए का वो हिस्सा जिसको टेलोमियर कहते हैं उसका साइज नहीं घटेगा, जीर्ण नहीं होगा और हमारे आयु लंबी हो सकती है। इस पर काफ़ी जगह दुनिया में शोध हुए हैं और इसके सकारात्मक रिजल्ट आए हैं। इस प्राणायाम को कैसे करें, इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा जिससे आप देख के अभ्यास भी कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस लेना और उसको छोड़ना, ये करना है। अगर छोड़ते समय हो सके तो ओम का उच्चारण भी आप करेंगे तो एक तरह का ध्यान बन जाएगा। तो इस वीडियो को भी देखें और प्राणायाम को सही ढंग से करें, डीप एंड स्लो, इसका यही मंत्र है किसी भी प्राणायाम को करने का, डीप एंड स्लो। सिर्फ कपालभाति एक ऐसा है जिसको रैपिडली किया जाता है, बाकी जितने प्राणायाम है उसको आहिस्ता आहिस्ता किया जाता है। तो अभी तक मैंने जो आपको बातें बताई कि लंबी आयु, हेल्दी आयु, लंबी आयु सिर्फ क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी भी। लंबी आयु अच्छी सेहत के साथ मिले, खुशहाल ज़िंदगी पाले, तो वो हमारे लिए वरदान है, हमारी चाहत है। ये एक तरह का अब सपना नहीं रहा। आप थोड़े से प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन शैली में, जो मैंने जापान की जीवन शैली का जिक्र किया, जिससे बहुत आसान है अपनाना, सक्रिय रहना, सकारात्मक रहना। और योग के जो प्राणायाम कहें, डीप एंड स्लो ब्रीदिंग, डीप एंड स्लो ब्रीदिंग का एक टेक्निक और है कि सांस लेते समय आप पेट पर हाथ रखें और जब गहरी लंबी सांस लें तो पेट आगे की ओर जाना चाहिए। जब सांस छोड़ें तो पेट
पीछे की ओर जाना चाहिए। तब आप समझेंगे कि आपका ये सांस लंबी गहरी है। इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। आप वीडियो में से देख सकते हैं, कुछ अभ्यास के मैं वीडियो लगा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ आप इन 2 बातों को अपने जीवन शैली में इंक्लूड करें और एक सेहतमंद लंबी आयु का वरदान मांगें। नमस्कार। इन्हीं बातों से एक गुप्ता मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप लोगों को इसे अच्छा लगा और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, आनंद से रहें। धन्यवाद।